क्या कभी सोचा है कि कुर्सी या पद मिलते ही इंसान अचानक बदल क्यों जाता है? आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल इसी बात की गहराई में जाने वाले हैं। हम समझेंगे कि कैसे सत्ता या पावर सिर्फ हमारे बर्ताव को ही नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की वायरिंग तक को पूरी तरह से बदल कर रख देती है। शुरुआत करते हैं इब्राहिम लिंकन की एक बहुत ही मशहूर बात से। उन्होंने कहा था कि विपत्ति या मुश्किल वक्त तो लगभग कोई भी झेल सकता है, लेकिन अगर किसी इंसान के असली चरित्र को परखना हो ना, तो उसे सत्ता देकर देखो। ये कोट हमारी आज की चर्चा की पूरी नींव रखता है कि क्या सच में पावर इंसान को अनिवार्य रूप से भ्रष्ट कर देती है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए सबसे पहले मनोविज्ञान के इतिहास के सबसे कुख्यात प्रयोगों में से एक स्टैनफोर्ड जेल प्रयोग पर नजर डालते हैं। दरअसल 1971 में हुई इस स्टडी का ओरिजिनल प्लान पूरे 2 हफ्तों का था। पहले दिन बड़ा ही आसान सा काम हुआ, एक सिक्का उछाला गया और आम कॉलेज स्टूडेंट्स को गार्ड या कैदी बना दिया गया। लेकिन सिर्फ अगले कुछ ही दिनों में हालात इतने बेकाबू हो गए और मानसिक दुर्व्यवहार इतनी तेजी से बढ़ा कि इस नकली जेल में मची अराजकता के कारण एक्सपेरिमेंट को सिर्फ 6 दिन में ही रोकना पड़ गया। सोचिए, सिर्फ 6 दिन। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि इन लोगों के कपड़े और चीजें किस तरह से डिजाइन की गई थीं। गार्ड्स को खाकी वर्दी, डंडा और रिफ्लेक्टिव चश्मे दिए गए ताकि उनकी आंखें न दिखें, वो एकदम गुमनाम लगें। वहीं कैदियों से उनके नाम छीनकर उन्हें सिर्फ नंबर वाले ढीले ढाले कपड़े और पैरों में जंजीर पहना दी गई। मकसद बिल्कुल साफ था, उनकी व्यक्तिगत पहचान को पूरी तरह मिटा देना। और सच कहूं तो इस चीज ने उनकी इंसानियत ही छीन ली। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। बाद में हुए शोध में एक बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया। पता चला कि इस प्रयोग से बाहर के लगभग 89.9% लोग सिर्फ इस स्टडी का नियम और सेटअप सुनकर ही एकदम सटीक भविष्यवाणी कर सकते थे कि गार्ड्स का व्यवहार कितना क्रूर होने वाला है। और यहीं से इस पूरे एक्सपेरिमेंट की सबसे बड़ी आलोचना निकल कर आती है, जिसे मनोविज्ञान की भाषा में डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो शायद उन छात्रों ने महज अपनी भूमिका के कारण वो क्रूरता नहीं दिखाई थी, बल्कि उन्होंने वैसा बर्ताव इसलिए किया क्योंकि उन्हें अंदर ही अंदर लग रहा था कि शोधकर्ता उनसे यही उम्मीद कर रहे हैं। मतलब वो शायद सिर्फ एक लिखी लिखाई स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे थे। खैर, भूमिकाओं के इस खेल से आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे हिस्से पर आते हैं, मानव मस्तिष्क की रीवायरिंग। चलिए देखते हैं कि आधुनिक न्यूरोसाइंस इस बारे में क्या कहता है। 2017 में मैकमास्टर यूनिवर्सिटी में एक बड़ी ही दिलचस्प स्टडी हुई। इसमें देखा गया कि सिर्फ थोड़ी देर के लिए सत्ता का प्रतीक मानी जाने वाली कोई वर्दी पहनने से ही हमारे दिमाग की प्रोसेसिंग बदल सकती है। जब लोगों ने पुलिस की वर्दी पहनी तो उनका ध्यान अपने आप उन चीज़ों की तरफ ज्यादा गया जो समाज में निम्न स्थिति या लो स्टेटस से जुड़ी थी, जैसे कि हुडी पहने हुए लोग। जबकि मैकेनिक की वर्दी पहनने वालों में ऐसा कोई भी पक्षपात या बायस देखने को नहीं मिला। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन के जरिए पता चली। जब किसी इंसान को पावर या सत्ता का एहसास कराया जाता है तो दिमाग का वो हिस्सा जो दूसरों के प्रति सहानुभूति पैदा करता है, यानी हमारा मिरर न्यूरल नेटवर्क, वो एक तरह से काम करना बंद कर देता है। सत्ता में बैठे लोग दूसरों के नजरिए को महसूस ही नहीं कर पाते, जो तकनीकी रूप से देखा जाए तो एक साइकोपैथ की दिमागी हालत से काफी मिलता जुलता है। इसी न्यूरोसाइंस को आधार बनाकर अब हम तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जिसे हम सहानुभूति का अंतर या द एम्पैथी गैप कह सकते हैं। इसे समझने के लिए एडम गैलेंस्की का ये शानदार प्रयोग देखिए। जब हाई पावर या उच्च सत्ता वाले लोगों से अपने माथे पर अंग्रेजी का अक्षर ई लिखने को कहा गया तो ज्यादातर ने उसे इस तरह लिखा जो सिर्फ उनके अपने नजरिए से सीधा था, लेकिन सामने वाले को उल्टा दिखता। इसके उलट कम पावर वाले लोगों ने ई को ऐसे लिखा ताकि सामने खड़ा इंसान उसे आसानी से पढ़ सके। ये एक छोटी सी बात बहुत गहराई से बताती है कि ताकतवर लोग अक्सर पूरी दुनिया को सिर्फ और सिर्फ अपने चश्मे से देखते हैं। तो ये जो सारा इंसानी बर्ताव बदल रहा है, इसे समझने के लिए डायमंड लीडरशिप का एक बेहतरीन फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हैं। हमारा चौथा भाग है साधन, अवसर और उद्देश्य। जैसे क्रिमिनल लॉ में किसी भी अपराध के लिए 3 चीजों का होना जरूरी माना जाता है, ठीक उसी तरह ये फ्रेमवर्क बताता है कि जब ये 3 चीजें यानी मनोवैज्ञानिक साधन, स्थिति से मिलने वाला अवसर और अंदरूनी उद्देश्य एक साथ मिलते हैं तो सत्ता के गलत इस्तेमाल के लिए एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन तैयार हो जाता है। चलिए सबसे पहले साधन को समझते हैं। इसकी शुरुआत होती है डिसइनहिबिशन से, मतलब समाज क्या सोचेगा इस बात का डर खत्म हो जाना। वैसे किसी भी लीडर के लिए ये जरूरी भी है ताकि वो पुरानी परंपराओं को चुनौती दे सके।
लेकिन अगर ये आज़ादी बेलगाम हो जाए तो यही खूबी बहुत आसानी से दूसरों पर धौंस जमाने और बदतमीजी करने में बदल जाती है। इसी साधन में एक और मनोवैज्ञानिक चीज जुड़ती है जिसे भ्रामक नियंत्रण कहते हैं। सत्ता में बैठे लोगों को अक्सर ये भ्रम हो जाता है कि वो उन चीजों को भी कंट्रोल कर सकते हैं जो असल में किस्मत के भरोसे होती हैं या उनकी पहुंच से बिल्कुल बाहर होती हैं। इसी वजह से वो खतरों को बहुत कम आंकते हैं और सफलता के चांस को कुछ ज्यादा ही बढ़ाकर देखते हैं। अब बात करते हैं अवसर की। जब कोई ऊंचे पद पर होता है तो आसपास के लोग अक्सर उनकी हर बात में हाँ मिलाते हैं। ये झूठी तारीफें और चापलूसी उस इंसान को किसी भी ईमानदार फीडबैक से बहुत दूर कर देती है। नतीजा, वो अपनी ही महानता के एक ऐसे इको चैम्बर में फंस जाते हैं जहां उनकी खुद की बनाई उम्मीदें ही उनके पूर्वाग्रहों को सही साबित करती रहती हैं। और जैसे जैसे इंसान सत्ता की सीढ़ियां चढ़ता है, वो सबसे ऊपर जाके एकदम अलग थलग पड़ जाता है। हम आम लोग हर दिन कई तरह के लोगों से मिलते हैं, बहस करते हैं, समझौता करते हैं, जिससे हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ती है। लेकिन शीर्ष पर बैठे लोग इन रोजमर्रा की सामाजिक बातचीत से कट जाते हैं, जिससे उनकी दूसरों को समझने की क्षमता में भारी गिरावट आ जाती है। अंत में आता है सबसे अहम सवाल, उद्देश्य या मोटिव। कोई पावर का गलत इस्तेमाल आखिर करता ही क्यों है? असल में ऐसा तब होता है जब किसी इंसान के अंदर आत्मविश्वास की भारी कमी होती है। अपनी इस असुरक्षा की भावना और कमजोरियों को छिपाने के लिए वो अपने पद की ताकत का एक शॉर्टकट की तरह इस्तेमाल करते हैं। उन्हें लगता है कि बस बाहर से ताकतवर दिखना ही काफी है। तो क्या इसका कोई समाधान है? बिल्कुल है। चलिए अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, पावर इंटेलिजेंस विकसित करना। इस पूरे फ्रेमवर्क का सबसे बड़ा सबक यही है कि सच्चा नेतृत्व या लीडरशिप किसी पद की मोहताज नहीं होती। पावर इंटेलिजेंस का सीधा सा मतलब है अपने अंदर एक ऐसी व्यक्तिगत शक्ति पैदा करना जो कुर्सी रहने या छिन जाने से बिल्कुल न बदले। आपकी ताकत आपके पद से नहीं, आपके अंदर से आनी चाहिए। और ये किया कैसे जाए? इसके लिए कुछ खास खूबियों को जानबूझकर अपनी आदत बनाना होगा, जैसे कि खुद को गहराई से समझना, खुद पर पक्का यकीन रखना, मानसिक रूप से मजबूत बनना और सबसे जरूरी, दूसरों के ईमानदार फीडबैक को खुले दिमाग से सुनना। अगर हम इन गुणों को अपना लें तो हम सत्ता के नशे और उसके गलत इस्तेमाल के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत इम्यूनिटी तैयार कर सकते हैं। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही अहम सवाल पर गौर करते हैं। आज इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में सत्ता किसी एक के हाथ में न रहकर धीरे धीरे हम सब के हाथों में आ रही है, विकेंद्रीकृत हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या सत्ता का सिर्फ चंद लोगों से निकलकर भीड़ के हाथों में आ जाना ही काफी है, या फिर हम सबको सामूहिक रूप से ये पावर इंटेलिजेंस सीखने की जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है।